किसी गांव में परिधि अपनी माँ रेखा के साथ रहती थी। रेखा नौकरानी का काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। तभी एक दिन रेखा सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। रेखा परिधि से कहती है, बेटी अब तो कई महीनों तक मैं चल नहीं पाऊंगी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। अरे माँ, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, आपकी जगह मैं काम करने जाऊंगी। पर बेटी तू इतना सब कुछ कैसे संभाल पाएगी, घर का भी काम और बाहर का भी काम। कोई बात नहीं माँ, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब आप अपना ख्याल रखना, मैं मालकिन के घर काम करके आती हूँ। इतना बोलकर परिधि चली जाती है। परिधि के जाने के बाद उसके घर में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। रेखा का एक पैर टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाई और परिधि के घर के आसपास कोई नहीं रहता था, इसलिए किसी को घर में आग लगने की खबर पता नहीं चलती है, जिसकी वजह से रेखा की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है। तभी एक औरत परिधि के पास जाती है और उसे बोलती है, परिधि तुम अभी तक काम कर रही हो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ काकी? कहने सुनने का वक्त नहीं है, चलो भी मेरे साथ। परिधि उस औरत के साथ अपने घर जाती है। वहाँ पहुंचकर परिधि को सारी बातें पता चल जाती है। ये सब जानकर परिधि बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? परिधि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे चाचा जी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे तुम्हें लेने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद परिधि का चाचा राजीव आ जाता है। राजीव परिधि से कहता है, बेटी तुम रो मत, मैं आ गया हूँ। अब से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहना और वहाँ तुम्हें तुम्हारी चाची और बहन बहुत प्यार करेंगी। परिधि अपने चाचा जी के साथ चली जाती है। जैसा परिधि के चाचा जी ने कहा था बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि और उनकी बेटी रिया परिधि को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। परिधि को देखकर मेनका अपनी बेटी से कहती है, अब ये काली कलूटी सारी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगी। इसकी शक्ल तो देख कितनी काली है, भला इससे कौन शादी करेगा। मम्मी हमें इस लड़की की शादी करवानी ही क्यों है, मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है, इसका लुत्फ उठाओ। कल से आप शांति आंटी को काम से निकाल देना, उसके बदले ये घर का सारा काम करेगी। ये तुमने सही कहा, लेकिन तेरे पापा को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे मम्मी पापा को कौन बताएगा ये सब, आपको क्या लगता है ये डरपोक काली बिल्ली बताएगी? इसको इतना डरा धमका कर रखेंगे ना कि पापा के सामने इसको जुबान तक नहीं खुलेगी। इस तरह दोनों माँ बेटी परिधि को तंग करने के बारे में सोच लेती है। परिधि दिखने में खूबसूरत नहीं थी और उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े भी नहीं थे, जिसकी वजह से रिया उसका बहुत मजाक बनाती थी। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी मिलकर परिधि को उसके चेहरे की वजह से ताने मारते रहते थे। रिया और मेनका घर के काम के साथ साथ परिधि से अपना पर्सनल काम भी करवाते थे। दोनों माँ बेटी परिधि को कितना भी तंग कर ले, लेकिन उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से इतना सब कुछ अत्याचार होने के बाद भी परिधि चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। एक दिन रिया मेनका से कहती है, माँ मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, इसलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ। काली लड़की को बोल देना मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आ जाए, और हाँ उसे बोल देना नाश्ते में मुझे आलू के पराठे चाहिए। ठीक है, जा तैयार हो, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। मेनका किचन में जाती है और परिधि को रिया के लिए नाश्ता ले जाने को कहती है। परिधि रिया के कमरे में नाश्ता रख देती है और उसे तैयार होते हुए देखने लगती है। तभी वहाँ पर मेनका आ जाती है और बोलती है, अरे काली बंदरिया, मेरी बेटी को तैयार होते हुए क्यों देख रही है? काली नजर लगाएगी क्या? सारे काम छोड़कर यहाँ मेरी बेटी को घूर रही है, जा काम कर। चाची मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। अच्छा तो छत पर कपड़े रखे हैं, उसे कौन लाएगा? रिया कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जा रही है और मैं अपनी किटी पार्टी में, इसलिए हम दोनों के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चाची, लेकिन रिया को बोलो ना कि एक बार मुझे अपना काजल लगाने दे। मैंने अपने दोस्तों को काजल लगाते हुए देखा है, लेकिन कभी खुद नहीं लगाया। मैं चाहती हूँ कि एक बार काजल लगाऊं। क्या कहा तूने? काजल लगाएगी? तुझे क्या लगता है काजल लगाने से तू खूबसूरत हो जाएगी? बड़ी आई काजल लगाने वाली,
चल जा अपना काम कर। परिधि काम करने जाने लगती है। तभी रिया उसे बोलती है, देख परिधि, मैं समझ गई हूँ कि तुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है और पहले तूने कभी भी काजल नहीं लगाया है, लेकिन तू मेरे जाने के बाद मेरे ब्रांडेड काजल को हाथ नहीं लगाएगी, समझ गई? अगर मुझे पता चला कि तूने मेरे काजल को हाथ लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी अपनी अपनी पार्टी में चली जाती है। दोनों के जाने के बाद परिधि छत से कपड़े ले आती है और कपड़े तय लगाते हुए सोचती है, माँ, आपके जाने के बाद से ही मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ चली गई हैं। मुझे आज भी याद है, भले आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आप मेरी सारी इच्छा पूरी करती थी। तभी परिधि की मौसी पूनम उससे मिलने आई थी। अपनी मौसी को देख परिधि बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। परिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख उसकी मौसी बोलती है, क्या हुआ परिधि, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए? कुछ नहीं मौसी, बस आपको देखकर माँ की याद आ गई थी। आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। तेरी चाची नजर नहीं आ रही? चाची और रिया अपनी अपनी पार्टी में गए हुए हैं इसलिए। अच्छा, तो कोई बात नहीं। देख, मैं जलेबी लेकर आई हूँ, दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। उसके बाद दोनों जलेबी खाने लगते हैं। तभी परिधि, तुझे यहाँ किसी चीज की दिक्कत तो नहीं होती ना? अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता। मौसी, मुझे काजल लगाने का बहुत शौक है, इसलिए मेरे लिए एक काजल ले आइए। बस इतनी सी बात? ये तो मैं तुझे आज ही लाकर दे दूंगी। वैसे एक बात बता, तेरी चाची तुझे तंग तो नहीं करती ना? अगर करती है तो बता दे, फिर मैं तेरे चाचा जी से बात करूंगी इस बारे में। परिधि बताने ही वाली थी, तभी उसकी नजर पीछे खड़ी मेनका और रिया पर जाती है। पूनम की बात सुनकर मेनका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, देखिए, आप परिधि से मिलने आई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर में फूट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यही सब करने यहाँ आना होता है तो मत आइए। अगर आपको यही लगता है कि मैं परिधि का अच्छे से ध्यान नहीं रखती तो आप इसे लेकर अपने साथ चली जाओ। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, बाकी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर पूनम भी वहाँ से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद मेनका परिधि से कहती है, तू मेरे घर की बात अपनी मौसी को बताने जा रही थी? तू मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती है? तेरी माँ यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई है जो हम तुझे काजल ला कर दें। इतना ही काजल लगाने का शौक था तो अपनी माँ को क्यों नहीं कह दिया था? कुछ काम तो करना होता नहीं है, बस नई नई फरमाइशें करवा लो। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद से कोई फरमाइश की ना तो जो 2 वक्त का खाना मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं आपके घर का काम करती हूँ, फिर मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है, लेकिन फिर भी आप मुझे हमेशा सुनाती रहती हो। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। तू मेरी बेटी जैसी नहीं है, समझ गई? आज के बाद अपने मुंह से ये शब्द कभी मत निकालियो। चल जा, रात का खाना बनाने की तैयारी कर। आज तो मैंने बस तुझे डांटा है, अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इतना बोलकर मेनका अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। परिधि किचन में काम कर रही होती है और उसके हाथ से कांच का गिलास टूट जाता है। रिया ये सब देख लेती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, मम्मी, जरा किचन में आकर देखो, इस लड़की ने कांच की इतनी महंगी गिलास तोड़ दी है। मेनका गुस्से से किचन में आती है और बोलती है, डायन मनहूस काली बंदरिया, ये कांच के गिलास तेरी मरी हुई माँ रख कर गई थी या तेरा बाप छोड़ कर गया था? करती धरती कुछ है नहीं, खाने को भी दो और हमारा नुकसान भी कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तेरे ये बोलने से मेरी इतनी महंगी कांच की गिलास वापस आ जाएगी क्या? ये कांच के गिलास का सेट मुझे मेरे मायके वालों ने दिया था और तूने इसे तोड़ डाला। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जब पेट में आग लगेगी ना, तब गलतियाँ करना छोड़ेगी। नहीं चाची जी, आप मुझे खाना दे दीजिए, आगे से मैं पक्का ध्यान रखूंगी। निकम्मी हो गई है तू, इसलिए तुझे सजा देना जरूरी है। इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली जाती है। परिधि सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन उस दिन रात में उसे खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही होती है और वो परिधि को रोते हुए देख लेती है। रानी परी को देखकर परिधि डर जाती है। अरे डरो मत, मैं रानी परी हूँ
और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, लेकिन आप यहाँ कैसे? पहाड़ों पर एक बहुत खतरनाक डायन रहती थी, जिसकी वजह से परी देश की परियां बहुत परेशान रहती थी। इसलिए मैं यहाँ से उसका खात्मा करके अपनी परी देश वापस लौट रही थी। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, इसलिए यहाँ रुक गई। बताओ बेटी, तुम क्यों रो रही थी? रानी परी, 6 महीने पहले आग में झुलस जाने की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई है, जिसके बाद से मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी चाची और उनकी बेटी बहुत बुरी हैं। एक तो मेरे से घर का सारा काम करवाती हैं, ऊपर से मेरे काले रंग का मजाक भी बनाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं काली हूँ और मेरी शादी कभी नहीं होगी, इसलिए मुझे बोझ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आप तो परी देश में रहती हो, फिर मेरी मदद कैसे कर पाओगी? तुम इस बात की चिंता मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 जादुई काजल लेकर आई हूँ। सबसे पहले तुम इस पहले वाले काजल का इस्तेमाल करो, तब देखना इसका कमाल। रानी परी के कहने पर परिधि पहले वाले डिब्बे का काजल अपने आँखों में लगाती है। उसके बाद परिधि दिखने में परियों की तरह ही खूबसूरत हो जाती है और उसके मैले कुचले कपड़े सुंदर सी फ्रॉक में बदल जाते हैं। सच में, ये काजल लगाकर तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। ये दूसरा वाला काजल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। तुम जो चाहो, जितना चाहो, सब इससे मांग सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी जी। सच में आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। परिधि दूसरे काजल के डब्बे से बोलती है, जादुई काजल, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, जिससे मैं अपना खुद का घर ले सकूं और हमेशा ये घर छोड़कर चली जाऊं। तभी दूसरा काजल वहाँ बहुत सारे पैसे प्रकट कर देती है। परिधि सारे पैसे बैग में रख लेती है और थोड़ी देर बाद अपना सामान भी पैक कर लेती है। अपना सारा सामान पैक करके परिधि अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी चाची से कहती है, चाची, आप यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ ना रहूं, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन तू यहाँ से कहाँ जाएगी? तेरे पास रहने की कोई जगह है क्या? देखो तो माँ, ये काली बंदरिया कितनी खूबसूरत हो गई है, लेकिन ये सब कैसे हुआ और अब ये घर से जाने की बात भी कर रही है। तभी रिया की नजर काजल के दोनों डिब्बों पर जाती है। रिया समझ जाती है कि ये सब इसी का कमाल है। रिया परिधि से पहले वाला काजल का डब्बा छीन लेती है और खुद लगा लेती है। काजल लगाते ही रिया काली हो जाती है और उसके चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। अपना ये रूप देख रिया जोर जोर से रोने लगती है और उसके साथ साथ मेनका भी रोने लगती है। परिधि रिया के हाथों से अपने दोनों काजल के डिब्बे ले लेती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। काजल के डिब्बों से दिए हुए पैसों से परिधि उसी वक्त अपना खुद का एक घर ले लेती है और उस दिन से अकेले रानी परी के जादुई दोनों काजल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, नागपुर नाम के एक गांव में सोनिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सोनिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ समय पहले ही सोनिया के माता पिता की मौत किसी कारणवश एक साथ हो गई थी, जिसके बाद सोनिया ने लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन बेचारी सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे काम मांगूं? मुझे कोई काम देगा भी कि नहीं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोनिया ये सब सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने घर के पास वाली साड़ी की दुकान पर जाती है और दुकान में बैठी औरत से कहती है, मालकिन, मुझे भी आपकी तरह साड़ियाँ बेचनी है। आप मुझे अपनी दुकान पर कुछ काम दे दो प्लीज मालकिन। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या परेशानी है बेटी तुम्हें? अगर कोई परेशानी है तो बताओ। तुम्हें अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ या फिर कुछ पैसे ले लो। नहीं मालकिन, मुझे खाना नहीं, मुझे काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ मालकिन, नहीं तो मैं लोगों के आगे हाथ फैलाना सीख जाऊंगी। वाह बेटी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। लेकिन बेटी, क्या तुम साड़ियाँ बेच पाओगी? हाँ मालकिन, मैं बेच लूंगी।
ठीक है सोनिया, आज से तुम मेरी दुकान की साड़ियाँ ले जाकर गली गली में बेचना। मैं आज तुम्हें 10 साड़ियाँ दे रही हूँ, तुम पहले इन्हें बेचकर आओ। ठीक है मालकिन। उन साड़ियों को लेकर सोनिया उन्हें बेचने निकल जाती है। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सुंदर प्रिंट वाली साड़ियाँ ले लो। तभी सोनिया के पास एक औरत आती है और कहती है, कितने की बेच रही हो बेटी साड़ियाँ? ज्यादा नहीं आंटी जी, सिर्फ 500 रुपए में। अरे वाह, तुम्हारी साड़ियाँ तो सस्ते के साथ साथ बहुत सुंदर भी है। तुम मुझे ये काली वाली साड़ी दे दो। ये लो आंटी जी, ये आप ऑरेंज और लाल वाली साड़ी देखिए, ये भी कितनी ज्यादा सुंदर है। आपके ऊपर दोनों बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक है, तुम मुझे काली वाली के साथ ही ये दोनों साड़ियाँ भी दे दो, और ये लो इन तीनों साड़ियों के पैसे। इस तरह से सोनिया की 10 साड़ियाँ एक ही दिन में बिक जाती है। फिर अगले दिन सोनिया दुकान की मालकिन के पास जाती है और कहती है, ये लो मालकिन, सारी साड़ियों के पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही दिन में सारी साड़ियाँ बेच दी। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरी 50 साड़ियाँ दूंगी और ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करती रहना। शुक्रिया मालकिन। पैसे और अपना नया काम पाकर सोनिया बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वो साड़ियाँ बेचने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। सोनिया तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, पहले तुम रोना तो बंद करो। मुझे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ भी खिला दो दीदी, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोनिया को उस बच्ची पर बहुत दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे घर लाकर भरपेट खाना खिलाती है। बहुत ज्यादा भूखी होने के कारण वो बच्ची जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाती है। उसके बाद सोनिया उससे कहती है, तुम्हें और भूख लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरा पेट भर गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अच्छा चलो, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती थी? मेरा नाम काजल है दीदी, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और मुझे बदले में खाना भी नहीं देती थी और तो और बहुत मारती थी। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो मुझे घर के अंदर ताला मार के रखती थी। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे 4 दिन तक खाना नहीं दिया, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर भाग आई। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, मेरी सौतेली माँ बहुत ज्यादा बुरी है। घबराओ मत काजल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सौतेली माँ का नाम तो जानती हो ना, और तुम्हें घर तो याद है ना? हाँ दीदी, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ लेकर मत जाना दीदी। नहीं काजल, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन अपनी सौतेली माँ के घर नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन। उस औरत को तो पुलिस सबक सिखाएगी। सोनिया काजल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उसके सौतेली माँ के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगता और वो काजल की सौतेली माँ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन में काजल अपनी सौतेली माँ को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे मारना मत माँ, प्लीज प्लीज अंकल इनके हाथ पकड़ लो, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेंगी। तभी सोनिया कहती है, तुम डरो मत काजल, इस औरत को तो पुलिस सबक सिखाएगी। इसके आगे की जिंदगी अब जेल में बीतेगी, तब इसको समझ आएगा। काजल, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद सोनिया काजल को अपने साथ घर ले आती है और काजल से कहती है, काजल, मैं साड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम घर में आराम करना और घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम खो जाओगी। घर के अंदर ही खेलना और थकान हो जाए तो सो जाना, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप जल्दी घर आ जाना। उसके बाद सोनिया काजल को ठीक है कहकर साड़ी लेकर बेचने चली जाती है। रास्ता काफी सुनसान था, सोनिया को अकेले डर लग रहा था। तभी वहाँ पर काजल की सौतेली माँ के कुछ गुंडे सोनिया के पास आ जाते हैं। कौन हो तुम और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तूने हमारी मालकिन को गिरफ्तार कराया है, हम उन्हीं के गुंडे हैं। तूने हम लोगों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब हम तेरा क्या असर करेंगे तू देखती जा। इतना कहकर वो गुंडे सोनिया को पकड़ लेते हैं। तभी सोनिया चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो,
वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो सभी गुंडे मिलकर सोनिया को एक तालाब में फेंक देते हैं। सोनिया तालाब में जिंदगी और मौत से लड़ने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। काफी देर बाद सोनिया डूबने लगती है और पानी की पूरी गहराई में चली जाती है। देखते ही देखते सोनिया एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अरे अभी तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अचानक से ये मैं कैसी दुनिया में आ गई हूँ। तभी वहाँ पर कुछ परियां आती है और वो सोनिया को देखकर डर जाती है। अरे ये कौन है? लगता है हमारी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन आ गया है। चलो जल्दी रानी परी को चलकर बताते हैं, वरना ये हमारा पूरा परिलोक बर्बाद कर देगी। ऐसा कहकर वो दोनों परियां वहाँ से जाने लगती है। सोनिया उसे काफी आवाज लगाती है कि उसे खुद नहीं पता वो यहाँ कैसे आ गई, परंतु परियां उसकी एक नहीं सुनती और सीधा रानी परी के पास जाकर कहती है, रानी परी, हमारे लोक में कोई बिना पंख वाली लड़की आ गई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे दुश्मन है और वो हमारा परिलोक विनाश करने आई है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी उसको पकड़ कर लाती हूँ। रानी परी अपनी शक्तियों से सोनिया को पकड़कर परी दरबार में ले आती है। सोनिया अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, आप लोग मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। कुछ गुंडों ने मुझे एक तालाब में फेंक दिया था, उसी तालाब में डूबकर मैं यहाँ पहुँच गई। मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ। मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। प्लीज मुझे वापस मेरे पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। मैं आप लोगों की आभारी रहूंगी। रानी परी सोनिया की बातें सुनकर उससे कहती है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें तालाब में क्यों फेंका? उसके बाद सोनिया रानी परी को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। फिर रानी परी कहती है, देखो सोनिया, हमसे गलती हो गई कि हमने तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया, इसलिए हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ भी हुई। इसलिए उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन क्या रानी परी? जिस तालाब में तुम्हें फेंका गया था, अब वो तालाब साड़ियों का तालाब बन जाएगा। तुम जब भी उस तालाब से साड़ी मांगोगी, वो तुम्हें हर प्रकार की साड़ी देगा। फिर उन्हें अपनी मेहनत से बेचकर तुम खूब तरक्की करना। अभी मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से वापस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। सोनिया रानी परी का धन्यवाद करती है। फिर रानी परी सोनिया को अपने जादू से उसके घर पहुंचा देती है। फिर सोनिया सारी बात काजल को बताती है। उसके बाद दोनों उसी तालाब के पास जाती है और बहुत सारी साड़ियाँ मांगते हैं और दोनों मिलकर उन साड़ियों को मन लगाकर बेचती हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है और इन दिनों में सोनिया खूब तरक्की कर लेती है। अपने पैसों से अपना घर भी बनवा लेती है और उसमें अपनी जरूरत की सारी चीजें भी रख लेती है। इतना ही नहीं, वो काजल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस प्रकार रानी परी के जादुई साड़ी के तालाब की वजह से उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगता है।